हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। तो चलिए, अब जिनका भी 7 मार्च को पेपर है उनके लिए तो काफी कम टाइम मिल गया है। और कुछ बच्चों का मैंने कमेंट देखा कि उनको बोल रहे थे कि भाई बलि का बकरा बन गए हैं जो 7 तारीख जिनका एग्जाम है 7 तारीख को। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बलि का बकरा बन गए हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि 7 यानी कि वेरी फर्स्ट डे होगा तो दूसरे बच्चों को आइडिया मिल जाता है, तो ऑब्वियसली उस बैच को थोड़ा सा नुकसान जरूर होता है, ये मैं कहूंगी, है ना। लेकिन स्टिल बी कॉन्फिडेंट, जिनका भी 7 को एग्जाम है ऐसे कुछ नहीं है। अगर आपकी मेहनत दूसरों से बेहतर है, आप बेहतर हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई रोक नहीं सकता इस एक सीट को पाने में। ओके, तो यही सोच के साथ चलेंगे। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following additional care is required to enable child to learn and use the scales correctly। देखो, स्केल्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में फुटा भी बोलते हैं, स्केल जिससे मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर्स में बच्चे। तो स्केल की बात कर रही है कि बच्चों को सही तरीके से स्केल का उपयोग करना तथा सीखने को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता आपको पड़ेगी एज अ टीचर। ओके, सो फर्स्ट है फैमिलियराइजिंग चिल्ड्रन विद नोटेटिंग सब यूनिट्स ऑन अ स्केल। कि बच्चे को आप बताएं कि स्केल पे जैसे ये तो सेंटीमीटर का हो गया, फिर यहाँ पे जो है ये जो mm की यूनिट्स होती हैं इनको भी समझाएं बच्चों को। ठीक है, प्रॉपर व्यूइंग ऑफ द स्केल विद द मेजरिंग ऑब्जेक्ट, मतलब अच्छी तरह से जो भी मापन वस्तु है उसके साथ स्केल को उचित रूप से देखना कि भाई जहां आप स्केल लगा रहे हैं वस्तु कितनी लंबी है, पेंसिल माप रहे, रबड़ नाप रहे, जो भी है। उसके बाद है एस्टिमेटिंग द लेंथ बिफोर फाइंडिंग द एक्चुअल लेंथ। पहले बच्चों को आप बोले कि आप गेस करो, आप मतलब सोचो कि कितनी होगी इसकी लेंथ, और बाद में आप वो करो। ये तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे 3rd 4th 5th की, वहां भी यही है, पहले गेसिंग कराते हैं उसके बाद आप एक्चुअल मेजरमेंट पे पहुंचते हैं। ये हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स पे मत पहुंचो, पहले आप जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स उनका यूज करो। एस्टिमेटिंग द लेंथ बिफोर फाइंडिंग द एक्चुअल लेंथ, अच्छा ये तो मैं करा चुकी। कैलकुलेट लेंथ करेक्टली, और उसके बाद आप लेंथ जो है करेक्ट करो, मतलब उसको कैलकुलेट करो। सो यहाँ पे वही है कि आप क्या करोगे बच्चों को लर्न कराने के लिए स्केल्स वगैरह। तो देखो, ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं सारी ही बिल्कुल करेक्ट हैं। आप गेस भी करवाओगे बच्चों को फैमिलराइज कराओगे कि भाई ठीक है, ये तो सेंटीमीटर की है, बीच में क्या आता है, कहाँ पर मतलब 0.5 वाला क्राइटेरिया आता है, कहाँ पर 1 का हाफ हो जाता है, हाफ कहाँ पर बोलेंगे, किसको 5 mm बोलेंगे, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं। ठीक है, सो ये सारी जो है आपको हेल्प करेंगी स्केल बच्चों को सिखाने में। सो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई खास कंफ्यूजन वही है कि स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो प्लीज थोड़ी सी अपनी नजरें जो है बहुत फोकस्ड रखना। ओके, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ लर्निंग फॉर स्किनर इज द रेट ऑफ। तो स्किनर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की बात हो रही है, तो उनके अकॉर्डिंग जो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय था वो क्या था, कि अधिगम किससे सबसे बेटर होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिलीवर द मैसेज, कि आप संदेश दे दें, और नेक्स्ट है टू आंसर, या फिर जवाब दें। सो स्किनर के बारे में सभी ने पढ़ा है। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है इन्होंने दी थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये कहते हैं कि अगर आपको मेजर करना है कि अधिगम कितना हुआ है, तो किसकी दर, मतलब किसकी दर, संदेश देने की दर से नापेंगे या जवाब देने की दर से नापेंगे या दोनों से नापेंगे। ओके, देखो आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो स्किनर है इन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो ऑपरेंट्स होते हैं, केवल रिस्पोंडेंट नहीं होते कि बस रिस्पॉन्स करे जा रहे हैं, रिस्पॉन्स करे जा रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो हमारा क्या बोलते हैं, कोई भी बिहेवियर होता है, जब कोई बच्चा एक्शन करता है, ठीक है, उस एक्शन को रिपीट करने के चांसेस उसके कंसिक्वेंस पर डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रभाव पर, कि उस एक्शन का पर्टिकुलर प्रभाव क्या है। इसमें इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्सर की बात करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक्शन होगा, फिर जो कंसिक्वेंस या प्रभाव होगा उसके बेस पे वो एक्शन या तो रिपीट होगा या डिस्करेज होगा, जो भी चीज है। तो यहाँ पर अगर आपको लर्निंग की दर चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, आप मैसेज डिलीवर करेंगे या जवाब देने की रेट को देखेंगे या संदेश देने की रेट को देखेंगे, बेसिकली ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं संदेश देने की रेट को तो आप नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, आप जवाब देने की रेट को ही देखेंगे। टू आंसर किस तरह से, मतलब थोड़ा अटपटा क्वेश्चन तो है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया मैं आपको समझा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेंट्स होते हैं बेसिकली वो ऑपरेट करते हैं अपने एनवायरमेंट पर। ठीक है, मतलब कि वो उस पर पहले एंटीसीडेंट होता है, कोई इवेंट होती है, उसके प्रति वो वो करते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को बोल दिया कि ठीक है आपको होमवर्क कंप्लीट करना है ना, होमवर्क कंप्लीट करना है, आप बच्चे ने नॉर्मली नहीं किया, फिर आपने कहा होमवर्क कंप्लीट करना है, अगर आप कंप्लीट करोगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी। तो बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसको चॉकलेट मिल गई, फिर दोबारा से बिना कहीं होमवर्क कंप्लीट कर देगा कि फिर से चॉकलेट मिलेगी, जो भी है। तो बेसिकली वो एक्शन तो करेगा ना कोई रिस्पॉन्स तो वो करेगा वहां पे।
मतलब मेयर रिस्पोंडेंट नहीं होते कि ठीक है बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं, आपने एक थप्पड़ लगाया कि रिस्पॉन्स करो तो रिस्पॉन्स कर दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कंसिक्वेंसेज यानी कि प्रभाव पर डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो डिलीवर द मैसेज तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होगा। अब आंसर को कह सकते हैं कि लर्निंग कितनी हुई है, ये उनके आंसर से, उनके बिहेवियर से आप चेक कर सकते हैं, उनके रेट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो हम ये मानकर चलेंगे तो ओनली सेकंड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेजेस वर देयर इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट। यहाँ पर मोरल जजमेंट की है। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे जीन पियाजे और 4 लगा देंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक बार देखा झलक से, तो मैंने ये आगे पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा जीन पियाजे आंसर ऑब्वियसली सीधे 4 होगा। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया, जब मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रही थी, अरे ये तो मोरल जजमेंट की बात हो रही है ना। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। कई बार हम क्या करते हैं, जीन पियाजे देखा फटाफट से 4 लगा दिया, ये मत करना। तो यहाँ पर क्या है, मोरल जजमेंट की जो उनकी थ्योरी थी, देखो जीन पियाजे जो है कोलबर्ग से पहले मोरल जजमेंट की बात करते हैं, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने 2 स्टेजेस की ही बात की है, जो है आपकी हेट्रोनोमस और ऑटोनोमस स्टेज जो है। ठीक है, यानी कि एक में जिसमें ऑटोनोमस जिसमें आप अपने आप चिंतन करते हैं, हेट्रोनोमस जिसमें बाहरी उस पर डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग, मोरल थिंकिंग जो होती है। बेसिकली हेट्रोनोमस में बच्चा जो है बाहर से जो मतलब चीजें उस पर फोर्स की जाती है, जैसे कि मान लो बड़ों का आदर करना है, नहीं आदर करेंगे तो हमें डांट लगेगी, जो भी होगी। तो मोरालिटी जो है बाहर से आती है, लेकिन ऑटोनोमस में मोरालिटी जो है वो अंदर से आती है। इसी को जो है एक्सटेंड कर दिया था कोलबर्ग ने फिर अपनी थ्योरी में। ठीक है, तो मोरालिटी के बारे में ये पियाजे ने बेसिकली 2 स्टेजेस दी थी अपनी, हेट्रोनोमस एंड ऑटोनोमस मोरालिटी की वो बात करते हैं। ओके, 2 यहाँ पर आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो है क्वेश्चन नंबर 4। When new behavior is acquired through observation alone, then the learning appears to be। जब आप एक नया बिहेवियर सीखते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके, जैसे कि आपको बेंडूरा ने बताया था, तो ऑब्जर्वेशन करके जब आप नया बिहेवियर एक्वायर करते हैं तो वो लर्निंग कैसी लगती है आपको, बेसिकली ये बताना है। तो अवलोकन के माध्यम से नया व्यवहार प्राप्त किया है तो अधिगम कैसा होगा, नाटकीय हो गया, संज्ञानात्मक होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर करना कि ड्रामेटिक होगा कि कॉग्निटिव होगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बैंडुरा का नाम बता दिया, तो आपको थोड़ा आंसर आ जाना चाहिए जीन बंदुरा का। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉग्निटिव। ठीक है, ड्रामेटिक नहीं होगा, क्योंकि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके कॉग्निशन वहां पर शामिल होती है। कॉग्निशन, बैंडुरा ने क्या बोला था, यही बोला था ना, उन्होंने अपनी थ्योरी को सोशल कॉग्निटिव बोला था। उन्होंने कहा था कि समाज में जो भी बच्चा इमिटेट या ऑब्जर्व करता है वो बेसिकली रैंडमली नहीं करता, बल्कि अपने संज्ञान का यूज करता है उसमें, तो इट इज कॉग्निटिव। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो सी हम लगाएंगे यहाँ पर। मैंने वीडियो बनाई थी सेल्फ एफिकेसी की पीआरटी रिवीजन क्लासेस में, ओके, देख लेना उसको। नेक्स्ट है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन सेल्फ असेसमेंट और असेसमेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस मापदंड पर स्वयं मूल्यांकन या निर्धारण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रोनाउंसिएशन, टेंशन, तनाव। क्राइटेरिया किस किस पर जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए असेसमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पर या फिर टेंशन, तनाव पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्योंकि हिंदी में था क्वेश्चन, इंग्लिश में नहीं था, इसको मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। सो किस मापदंड पर, मतलब किस क्राइटेरिया पर आप सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन पर आप सेल्फ असेसमेंट करवा सकते हो बच्चों से, ये तो बिल्कुल तय है। अब दूसरा है यहाँ पर टेंशन, यानी कि तनाव पर सेल्फ असेसमेंट करा सकते हो। तो देखो अगर वैसे डीएसएसबी ने इसका आंसर दिया हुआ है डी, बोथ 1 and 2। ओके, बोथ 1 and 2 इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे इसलिए डाउट आया क्योंकि यहाँ पर टेंशन जो तनाव है, तो तनाव अगर हम को स्कोलेस्टिक चीज में माने कि अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज में देखते हैं हैप्पीनेस, तनाव, ये सारी चीजें, तो हम कह सकते हैं कि यस 1 and 2 इसका आंसर है। लेकिन अगर हम नॉर्मल उसमें बोले सेल्फ असेसमेंट या असेसमेंट के क्वेश्चन पूछने आपको किसी, जैसे प्रोनाउंसिएशन किसी बच्चे की कितनी अच्छी है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ओनली 1 बनता है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो ओनली 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या डीएसएसबी ने 1 and 2 दिया है, हालांकि डीएसएसबी गलतियां बहुत करती है क्वेश्चंस में और फिर हमें उनके आंसर्स एग्जैक्ट मिलते नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आंसर है वो प्रोनाउंसिएशन ही होना चाहिए, उच्चारण, क्योंकि यहाँ पर है कि आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे, निर्धारण। तो तनाव का बेसिकली असेसमेंट से क्या लेना देना है, मुझे नहीं समझ में आया कि ठीक है तनाव किसी बच्चे को हो सकता है, वो हो सकता है कि हाँ भाई उससे डील कैसे करना है, लेकिन उसका असेसमेंट कैसे करना है, मतलब कि तनाव का असेसमेंट करना है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है ओनली 1 इसका आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not a formative assessment in environmental studies। तो environmental studies में कौन सा FA में नहीं होगा, यानी कि आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन नहीं है।
पेयरिंग स्टूडेंट्स अप एंड आस्किंग देम टू डिस्कस, छात्रों को युग्म बनाओ, उनके दो दो के पेयर बनाओ, उनको कहो कि वो डिस्कस करें किसी टॉपिक को। विजिट करें एक फॉरेस्ट को या पार्क को जो भी उनके आसपास हो। पास सेशन एंड एग्जाम्स ऑल ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों पर सत्र के अंतर की परीक्षा देना, ठीक है। तो भाई बाद के एग्जाम में बैठना। ए पॉप क्विज टेस्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ स्टडीज, तो बेसिकली क्विज टेस्ट हो गया यहाँ पे। तो हम सबको पता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नॉट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, बिल्कुल उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास, वहां पे प्रोजेक्ट देते हो, असाइनमेंट देते हो, फील्ड वर्क कराते हो, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो पेन पेपर टेस्ट होगा प्रॉपर, वो आपका समेटिव असेसमेंट में आएगा, जो बिल्कुल ये है ना कि आपको सत्र के अंत में देना होता है, अंत में समेटिव असेसमेंट होता है ना, जो बिल्कुल पेन पेपर टेस्ट आपका 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, इस तरह से होता है, तो वो आपका ही होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव में भी पेन पेपर होता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं, यूनिट टेस्ट होते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड, बट वो नहीं। तो सी यहाँ पर आंसर इसका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्री एक्टिविटीज। फ्री एक्टिविटीज मतलब जहां पे मुक्त गतिविधियां होती है, जैसे कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होती वो। देयर इज जेन्युइन कम्युनिकेशन, वहां पर जेन्युइन कम्युनिकेशन होती है। द एटमोस्फियर शुड बी इन्फॉर्मल, वहां पर माहौल अनौपचारिक होता है, क्योंकि देखो फ्री एक्टिविटीज है, मैंने आपको कह दिया चलो भी गाना गा के सुनाओ, कोई भी गाना सुना दो, है ना, किसी बाउंडेशन में नहीं हो आपकी देशभक्ति सुनाना, ये सुनाना है, आप किसी भी पोएम को सुनाओ, किसी भी गाने को सुनाओ, है ना, इस तरह से। तो आप डांस करके दिखाओ, किसी भी तरह से डांस करके दिखाओ, तो आपने फ्री एक्टिविटी करा दी बेसिकली। तो यहाँ पर जेन्युइन कम्युनिकेशन होती है, एटमोस्फियर इनफॉर्मल होता है, एंड ऑफन एक गेम एलिमेंट होता है, यहाँ पर अक्सर खेल इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। दे फोकस अटेंशन ऑन द लैंग्वेज, या फिर यहाँ पर अटेंशन फोकस की जाती है लैंग्वेज पर। सो बेसिकली ट्रू बताना है कि क्या नहीं है ट्रू। देखो जेन्युइन कम्युनिकेशन तो होगी क्योंकि आपको फ्री छोड़ दिया गया, बच्चों को भी फ्री। हाँ चलो बच्चों बताओ कि अब आपका क्या मन है, आज खेलने का मन है, क्या करने का मन है, जेन्युइन फ्री एक्टिविटी। द एटमोस्फियर शुड बी इनफॉर्मल, बिल्कुल औपचारिक नहीं होगा जब वो फ्री एक्टिविटी है। गेम एलिमेंट बिल्कुल शामिल होता है, क्योंकि उसमें जो है खेल का तत्व आ जाता है कि आज हम चलो डांस करेंगे सिर्फ, है ना, हमें कुछ नहीं देखना। और फोकस ऑन लैंग्वेज, ये किसी तरह से हमें एक सब्जेक्ट की नॉलेज देता है कि आप लैंग्वेज पर फोकस ही रखेंगे, तो ये फिर फ्री एक्टिविटी नहीं होगी। जब आप सिर्फ लैंग्वेज पर फोकस रखेंगे तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन सिस्टम अदर देन स्पीच। स्पीच के अलावा कौन सा इनमें से साइन सिस्टम है, ये बताना है आपको। पहला है राइटिंग और दूसरा है आपका नंबर। तो देखो राइटिंग और नंबर सिस्टम दोनों ही आपके साइन सिस्टम होते हैं, क्योंकि नंबर के भी अपने साइंस होते हैं, रोमन नंबर के अलग साइंस होते हैं, उसके बाद नंबर जो हमारा न्यूमेरिक सिस्टम है उसका अलग है। ऊपर से राइटिंग में भी आपको साइन एंड सिंबल्स पता होने चाहिए, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, लोअर केस, अपर केस लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर हिंदी में वर्ण वुण वगैरह ये सब कुछ। तो राइटिंग में भी अपना एक सिंबल सिस्टम होता है, एक साइन सिस्टम होता है, और इस तरह से नंबर सिस्टम में भी होता है। तो दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होंगे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनवायरमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में। तो एनवायरमेंटल स्टडीज ड्रॉज इनसाइट्स ओनली फ्रॉम साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, कि पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान, सामाजिक अध्ययन तथा गणित से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो भाई यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में आपको नजर आ गया होगा कि गलत तो है, यही गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं आएगा इसके अंदर। मैंने आपको एनवायरमेंटल की पेडागोजी कराई थी, तो मैंने बताया था क्या क्या उसमें इंक्लूड किया है। एम क्या होता है, इसका उद्देश्य बच्चों में उस वातावरण के पूर्णतावादी या एकीकृत परिप्रेक्ष्य, इंटीग्रेटेड अप्रोच को, मैंने ये भी बताया था आपको जब मैंने वीडियो कराई थी पेडागोजी ऑफ ईवीएस वाली, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के बजाय प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाता है। दैट मीन्स कि साइंस और सोशल साइंस अलग अलग देने की बजाय हम प्राइमरी लेवल पर सिर्फ ईवीएस पढ़ाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एनवायरमेंटल स्टडीज हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एंगेज विद नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर वाला गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज विद स्टोरी बेस्ड वर्क। जो स्टोरी बेस्ड वर्क कराते हो आप, बेसिकली कहानी आधारित कार्य कराना चाहते हो, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे ये बताना है। रिदम एंड सॉन्ग्स, रिकॉर्डिंग वीडियो, भाई स्टोरी टेलिंग है ना, स्टोरी टेलिंग में भी आप सब कुछ कर सकते हो। बीच में स्टोरी सुनाते सुनाते आप जो है उसको थोड़ा सा गाकर उसकी स्टोरी को लय में, सुर ताल में भी सुना सकते हो, है ना। सिर्फ ये मत सोचना पोएम में सुर लय ताल से बनती है। किसी भी स्टोरी टेलर की वीडियो देख लेना आप, वो हर तरह की टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं वीडियोस को, रिदम एंड साउंड्स का भी ध्यान रखते हैं, इंटोनेशंस का यूज करते हैं, साउंड में मॉड्यूलेशंस करते हैं, तो हर तरह की चीजें होती है स्टोरी टेलिंग में। तो ये सारा ही आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है। दीज वर द 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो 2019 में थे। और भी हमें 7 मार्च को पता ही चल जाएगा कि पेपर किस तरह का होगा। जिन लोगों का भी 7 तारीख को पेपर हो तो प्लीज मुझे थोड़ा सा आइडिया दे देना कि क्या क्या पूछा गया था जीके में या साइकोलॉजी में, है ना। मुझे एक मेल कर सकते हो आप लोग, ताकि मैं थोड़ा सा उस पर अपडेट दे सकूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो क्या हो सकता है।
कि खैर मेरे भी कुछ जानकार हैं जो दे रहे हैं 7 तारीख का एग्जाम, तो उनसे भी थोड़ा सा मैं पूछूंगी और जैसे ही मेरे को अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। ओके, एंड 7 तारीख वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। कोई बात नहीं, डटे रहना है मैदान में। कई बार हम सबसे पहले जाते हैं, हम ही विनर होकर निकल आते हैं, मतलब ऐसे जाना है कि दूसरों को मौका ही नहीं मिले, अपनी सीटें पक्की करनी है। ओके, देन चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।